मेरा खाली किनारा देख कर तुम घर मत बना लेना, मेरा खाली किनारा देख कर तुम घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौट के फिर आऊँगा। नमस्कार, मैं हूँ अंकित तिवारी, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। मिड टर्म बेकार गया कोई बात नहीं, प्री बोर्ड बेकार गया तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी 1.5 महीना है। अगर आप अभी से शुरू कर दोगे तो भी आपके 95 प्लस आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रियल नंबर में बताया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लाइक अभी से आपको शुरू करना है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, वन शॉट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, शुरू करने से पहले देख रहे हो आप, ये कोई इमोजी नहीं है, मतलब इमोजी तो है लेकिन ये इमोजी लगाने का कोई एक प्रोस्पेक्टिव है। इमोजी बोलते हैं ना, इमोजी लगाने का एक प्रोस्पेक्टिव है बच्चे। देख रहे हो इसकी स्माइल, ये मैथ्स पढ़ने से पहले आप थे, मतलब मुझसे पढ़ने से पहले। मुझसे पढ़ने के बाद आप ऐसे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चे, ये जो स्माइल देख रहे हो ना आप, इस स्माइल का इस पॉलिनोमियल से बहुत लेना देना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। इस शेप का नाम होता है पैराबोला। तो करना क्या है, इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो इस चैप्टर को कि पहले जो आपका उल्टा पैराबोला था, ये वाली भी इक्वेशन, ये वाला जो ग्राफ है ये भी पैराबोला ही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लेकिन ये नेगेटिव ग्राफ नहीं। आपको इतना अच्छे से पढ़ लेना कि आपका ग्राफ पॉजिटिव हो जाए। इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम करेंगे क्या क्या और इस चैप्टर की वेटेज कितनी है बोर्ड्स में। ध्यान से सुनो बच्चे, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। 9th क्लास में सेम ही चैप्टर था, तो 9th क्लास को फटाफट 10-15 मिनट में रिकैप करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। फिर वैल्यू निकालना सीखेंगे, फिर जीरोज निकालना सीखेंगे। ये सारे टॉपिक डिटेल में करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर की जान जो हमने स्टार्टिंग में आपके सामने स्माइल रखी थी, उस स्माइल पे डिस्कशन। कहने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे निकलते हैं, उसके 2 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा, उनके बीच का रिलेशन। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि थोड़ा बहुत सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ अभी। देखो भाई, वेटेज की बात करूँ तो इस चैप्टर की वेटेज है बच्चे 3 से 5 नंबर, मिनिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। देखो ध्यान से बच्चे, एक MCQ तो इस चैप्टर से कंफर्म रहते हैं, एक MCQ आना ही आना है। वो MCQ क्या होगा डिटेल में सारे डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, या फिर केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी इजी चैप्टर है, रियल नंबर की तरह ये भी इजी चैप्टर है। डायरेक्ट सवाल है, गेस कर सकते हैं कौन से तरह के सवाल आने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको देखना नहीं है, करना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो बच्चे, पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है पॉली, को थोड़ा मैं ब्रश को, पहला वर्ड है बच्चे पॉली और दूसरा वर्ड है हमारे पास नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। देखो, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, और ये डेफिनेशन में लिखा वेरिएबल हैव पावर होल नंबर, इसको भी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं टर्म समझा देता हूँ कि टर्म क्या होती है बच्चे। जैसे देखो, मैंने आपके सामने लिखा एक टर्म 7x²। टर्म में जो आगे कांस्टेंट नंबर होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो x लिखा हुआ है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। थोड़ा लिख देता हूं, ये क्या है बच्चे आपका कोएफिशिएंट। ये जो आपका x है बच्चे, ये जो आपका x है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो पर एक गोल 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 लिखी हुई है, मतलब 2 लिखा हुआ है, इस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। क्लियर है। तो पॉलिनोमियल में क्या होंगी, बहुत सारी टर्म्स होंगी और उन टर्म्स पे कंडीशन है। ये जो पावर आप देख रहे हो ना, ये पावर क्या होनी चाहिए बच्चे, होल नंबर होनी चाहिए। ये पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। क्लियर है। तो समझ गए टर्म क्या होती है। इस टर्म को थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर अब मैं डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जो टर्म्स होती हैं, जो
टर्म्स होती है उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर जो वेरिएबल x है इसकी पावर 2 है, ये 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। यहां पर वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है बच्चे 1, ये भी एक होल नंबर है। यहां पर x की पावर कुछ नहीं तो 0 है, क्योंकि आपको पता है ना x की पावर 0 1 होता है, तो उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट के आगे हमेशा x की पावर 0 लिखा हुआ है, तो वो लोग ये पॉलिनोमियल है। बट मैं मान लो दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूं, ये मैंने आपसे बोला क्या है, पॉलिनोमियल है। अब बोलोगे यहां पर वेरिएबल क्या है, x पावर 3, बोलोगे चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर है। बट 1/x का मतलब क्या होता है, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। इसने सारा काम खराब कर दिया। इसका मतलब जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल सिंपल चेक करना है, ध्यान से सुनो, वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और एक और एग्जांपल लिख देता हूं ताकि और क्लियरिटी आ जाए आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, यहां पर x की पावर 2 है, चल जाएगा। रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट मतलब होता है पावर हाफ, पावर हाफ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपको पहचानना आना चाहिए, थोड़ा बहुत वैसे पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, 9th क्लास में आप सीख के आ चुके हो, बट आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है बच्चे, होल नंबर होती है। क्लियर? अब इस पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं बच्चे, इसी कलर से लिखते हैं। पहली क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चे ऑन बेसिस ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म, कि आपके पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, उस बेसिस पे आप पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करते हो। जैसे मान लो बच्चे मेरे पास अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास बच्चे 1 है तो आप उसे बोलोगे मोनोमियल। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म 2 है तो बोलोगे बाइनोमियल। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म 3 है तो बोलते हैं ट्राइनोमियल। 3 से ज्यादा तो क्वाड्रोमियल, पेंटानोमियल, ये सब ना यूज करने के बजाय हम सीधा पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉलिनोमियल में सारा इंक्लूड हो जाता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब इंक्लूड हो जाता है पॉलिनोमियल में। तो अगर यहां पर मैं 3+ बोलूं, इन सब के लिए भी आप चाहो तो पॉलिनोमियल यूज कर सकते हो, सीधा बोल दो पॉलिनोमियल, बात खत्म। पॉली मतलब मैनी, और मैनी 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चे हम, सेकेंड क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ सुनो, डिग्री क्या होती है बच्चे, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। सुनो भाई, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की। जैसे देखो ये वाला पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल थे नीचे एग्जांपल 2 और 3। इसमें पॉलिनोमियल में आप देखोगे तो पावर क्या है 2, इसकी पावर 1, यहां पर पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगी डिग्री। द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हो आप। अगर ये हाईएस्ट पावर बच्चे डिग्री मतलब अगर हाईएस्ट पावर 0 है, डिग्री अगर 0 है बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 7, बोलोगे 7 के आगे एक वेरिएबल x है या y है, कोई वेरिएबल है, उसकी पावर 0 होगी, तो 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट मतलब उसका कभी भी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। अगर डिग्री 1 है बच्चे तो हम लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक।
अगर डिग्री 3 है बच्चे तो हम बोलते हैं क्यूबिक, अगर डिग्री 4 है तो हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, एंड सो ऑन। ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में डिटेल डिस्कशन इस पे है हमारा, क्वाड्रेटिक पे, ठीक है। इन दोनों का जो चैप्टर भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो अगला चैप्टर उसमें देखा होगा आपने, एक्स वाई की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है ना, लीनियर इक्वेशन। तो वो यहीं से इसको डिटेल में अगले चैप्टर में, इसको इस चैप्टर में भी पढ़ोगे, और इसका एक अलग से चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 4 है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा फोकस इन दोनों पे रहेगा, और इस चैप्टर में खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रहेगा, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, तीसरी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल है, ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर आपका एक वेरिएबल है तो बोलोगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर एक्स स्क्वायर, एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, थिकनेस कम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, एक पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात बताओ, क्वाड्रेटिक है लीनियर है, क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x ही दिख रहा है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। मजे की बात है, इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक में हमेशा आप एक वेरिएबल को ही सॉल्व करते हो, लीनियर में आओगे तो 2 वेरिएबल पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे, इसको बोलोगे आप क्लासीफाई अगर करोगे तो इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये सारी बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो ये सब पेपर में नहीं आएगा कि भाई इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसा कुछ नहीं, आपको बस ये टर्म्स पता होनी चाहिए, ताकि जब मैं आगे यूज करूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 है। मान लो आपके सामने एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, कितने वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो वैल्यू चेंज कर सकता है। x y की वैल्यू मुझे पता नहीं है, अननोन्स को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो x और y 2 वेरिएबल्स है, तो इसको क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, राइट। तो आई होप सो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बेकार है, अवॉइड करो, कोई यूज नहीं है। डिग्री के बेसिस वाला काम रखना है, डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, एंड सो ऑन। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, लीनियर का अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक का एक और फिर से वापस से अगले चैप्टर में पढ़ोगे। अब सुनो मेरी बात, अगला टॉपिक आता है जब मैंने बोल दिया कोई पॉलिनोमियल है, ठीक, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, राइट, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपके सामने एक लिख दिया, एक मैं एम्प्टी खाली पेज ले लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्या हो गया, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, सुनो, जैसे मान लो मैंने बोला आपके पास एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ बच्चे, p ऑफ x, कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, जैसे मान लो 7x प्लस 2। फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल सेंस क्या है इस क्वेश्चन के, मतलब ये पॉलिनोमियल्स के, ये जो वेरिएबल्स लिखा उनका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। पहले देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 7x प्लस 2, मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर हमें x तो पता ही नहीं है क्या है, अगर मुझे x पता होता 1 है तो 7 1 जा 7 प्लस 2 9 में निकाल देता। तो हमने क्या बोला भाई, इसकी वैल्यू बताने का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू बतानी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना है तो आपको वेरिएबल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आंसर आएगा। जैसे मैं बोला एक काम करो, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पे निकालो, तो क्या निकलेगा, p ऑफ 1 7 1 प्लस 2 कितना आ गया बच्चे, 9 आ गया। मान लो किसी बोला नहीं सर
मुझे ना एक काम करो, P ऑफ 2 निकालो। P ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 2 रख के, तो कितना आ जाएगा 7 2 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मान लो किसी ने बोला नहीं सर मुझे नेगेटिव नंबर पे P ऑफ -1 निकाल के दिखाओ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर -1 रखूँगा, तो कितना आ जाएगा -7 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस कर दो जो आपको दे रखा है। जैसे देखो, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट इज द वैल्यू इट टेक्स व्हेन द वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय अ नंबर और कांस्टेंट। आपको नंबर दिया जाएगा, जैसे बोला P ऑफ 2 निकालो तो x की वैल्यू 2, जो भी वेरिएबल है, आई एम सपोजिंग कि आपके वेरिएबल्स क्या है x है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना मोस्टली बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, उसमें वेरिएबल x ही लिया जाता है या फिर y ले लेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स के अलावा अवॉइड करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई और वेरिएबल नहीं हो सकता, बट मोस्टली मेरे ही क्वेश्चंस में जो भी है x ही वेरिएबल है। तो मैंने क्या बोला, आपको वेरिएबल की बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। P ऑफ 2 का मतलब वेरिएबल की जगह 2 डाल दो, P ऑफ 3 का मतलब वेरिएबल की जगह 3 डाल दो और सॉल्व कर लो। बोर्ड मास आता होगा, समझदार तो हो आप लोग। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, PYQ 2023 या 24। हाँ यार, सुनो सवाल क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल Px इज गिवन बाय दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 4। देखो आपको P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 4 निकालना है, तो P ऑफ 1 का मतलब सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, P ऑफ 1 अलग सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, P ऑफ 1 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो P ऑफ 1 का मतलब क्या है, वेरिएबल की जगह 1 डालना है। तो एक काम करूं 1 स्क्वायर, मैं टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि MCQ का सवाल है, बाकी इतना कर रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस में 5, x की जगह 1, प्लस में 6, कितना आएगा बच्चे, इसको सॉल्व अगर आप लोग करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट P ऑफ 4 निकाल देता हूं मैं। P ऑफ 4 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर होता है बच्चे 16, मतलब 4 स्क्वायर 16, माइनस 20 प्लस में 6। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा बच्चे ये भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपको तो निकालना क्या था, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 4, तो आपने जो वैल्यू निकाली है 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इतना मैंने करके दिखाया है, MCQ क्वेश्चन था, इतना करना नहीं था, बट आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने देखो कितनी सारी लाइनें लिखी हैं। डेडिकेशन, इतनी डेडिकेटेड आप भी बनो तो पक्का कहीं नहीं जाएंगे आपके 95 मार्क्स। 95 क्या, मैं तो बोल रहा हूँ परफेक्ट 100 आ जाएंगे। बहुत आसान है परफेक्ट 100 लाना। परफेक्ट 100 नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यार 20 मार्क्स स्कूल वालों के हाथ में होते हैं। 80 में से बोल रहा हूँ, 80 में से आराम से 75 प्लस लाना तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दो, प्रैक्टिस ज़्यादा कर दो, क्या पता परफेक्ट 80 भी आ जाए। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, इतने अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ भाई, इतने अच्छे मार्क्स कि ना अगर आपको इंटरनल में 20 में से 17-18 भी दे रही है स्कूल के टीचर्स, और बाद में आपका रिजल्ट देखे तो लगे यार इसको तो 20 में से 20 देना चाहिए था ताकि इसके 99-100 आ सकते थे। तो वैसे करना है आपने, मेहनत करनी है, क्योंकि देखो आपके हाथ में है मेहनत। जाग जाओ, उठ जाओ, पढ़ने लग जाओ। ऐसे कंबल में बैठ के वीडियो मत देखो, या फिर ऐसे रजाई ओढ़ के देख रहे हो भाई चल रहा है बढ़िया चल रहा है, क्या ही है, फ़ोन पकड़ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करो। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस में बनाओ। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स के लिए ना मल्टीपल सोर्सेस नहीं होने चाहिए। मल्टीपल सोर्सेस का मतलब ये नहीं है इस किताब को भी सॉल्व कर रहे हो, उस किताब को भी सॉल्व कर रहे, करे जा रहे, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। क्योंकि ना आपके सोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ही सवाल को 4 बार किया तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। आप ये मत भागो कि भाई उस किताब से क्वेश्चन कर लेता हूँ, इस किताब से क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, अल्टीमेटली आप एंड अप होगे 0। बोलोगे यार हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी। सोर्सेस क्या रखो आप, NCERT, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत है। ठीक है, अगर
एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो भी एक्स्ट्रा अदर देन जो एनसीईआरटी आता है क्वेश्चंस यहाँ पर हम करवा देते हैं, इन्हीं को अगर आप कर लो गारंटेड है आपके 75 प्लस कहीं नहीं जाने हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। ये देखो, ये भी सवाल था बच्चे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का ही है। सवाल ये है पी ऑफ 1 निकालना है, पी ऑफ 2, तो ये पी ऑफ 1 तो मैंने निकाल दिया था, पी ऑफ 2 आप निकालते हैं, पी ऑफ 2 निकालते हैं एक बार, नहीं पी ऑफ 2 भी आप निकालना, मैं पी ऑफ -2 निकालता हूँ। फिर यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ बच्चे जो अगले टॉपिक की शुरुआत करता है। पी ऑफ -2 का मतलब क्या है, पी ऑफ -2 ये हो जाएगा बच्चे -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस में 6। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है सर। 5 इंटू -2 -10 प्लस में 6, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, 4 6 10 होगा, 10 - 10 कितना होगा, 0। ये क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया। ध्यान से सुनो, ये जो -2 है कुछ खास है। मैंने क्या बोला, वेरिएबल की जिस वैल्यू पे आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए उस वैल्यू को आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हो। क्या बोलते हो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक हमारा यही है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसका 0 है -2, यानी -2 डालने पर आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वही है हमारा, देखो टॉपिक ही था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं एक चीज़ बताता हूँ बच्चे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में यहीं पर थोड़ा सा कर देता हूँ, जगह है, या फिर एक एम्प्टी स्लाइड ही ले लेता हूँ मैं। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। सुनो भाई, सुनो भाई, मैं आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, उनका जीरो गेस करना है। जैसे देखो, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 7। मुझे बताओ मैं x की क्या वैल्यू डालूं ताकि आंसर 0 आ जाए। आप बोलोगे सर बड़े आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो, -7 डाल दो, क्योंकि देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को 0 निकालना बहुत आसान है बच्चे। आप बोलोगे सिंपल है, क्या सिंपल है, x प्लस 7 को 0 को इक्वल रखो, फिर x की वैल्यू क्या आ गई, -7। इसका मतलब -7 जब आप पुट करोगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का बच्चे कितना 0 आया, एक 0 आया। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक और एग्जाम्पल। ये जो देख रहे हो ना बच्चे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज है, यानी x की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जिसपे आंसर 0 आएगा। निकालना भी सीख रखा है आपने 9th क्लास में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सीखा तो मैं सिखाऊंगा, बट कहने का मतलब क्या है, इसके 2 जीरोज आएंगे। कैसे निकालते हैं तरीका देख लो बच्चे, अभी सिखा रहा हूँ, बाकी फिर से वापस फिर सिखाऊंगा, टेंशन नहीं। देखो कैसे आप करते क्या हो बच्चे, ये जो 6 लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान बताऊंगा आगे। 2 और 3 में, फिर इसके बाद 2 3 का पेयर बनता है, x² -3x -2x प्लस में 6। इसके बाद क्या करते हो आप लोग, यहाँ से x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x -3, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x -3। इसका मतलब 2 फैक्टर्स आ गए इसके, एक x -3 और एक x -2। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। अगर आप x -3 को 0 रखोगे, अगर आप x -3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 3। और अगर आप x -2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +2। आप चेक कर सकते हो बच्चे, +3 डालो तो भी आंसर 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 -15 + 6 0 ही आना है। तो कहने का मतलब क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके 2 जीरोस थे। तो यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूं, कैसे निकालना है 0 अभी आगे मैं सिखाऊंगा, बट मैं यहां पर एक ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूं आपको कि बच्चे किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, उसके डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास 3 जीरोज होंगे, अगर किसी की डिग्री 17 है तो 17 जीरोज होंगे। भले ही आप निकाल पाओ, भले ही आप ना निकाल पाओ, बट होंगे जरूर।
तो पहला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं बच्चे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं। पक्का बोलोगे? ठीक है सर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो जीरोस हैं ये रियल हो ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है रियल जीरोस क्या, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में देख सकते हैं। जैसे मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं बच्चे। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने मान लो एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं x² + 1। x² देख के आपको दिमाग में आएगा इसके x की 2 वैल्यूज है जिस पे इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बोला निकाल के दिखाओ। बोला एक काम करते, चलो करके देखते हैं। x² किसके इक्वल आएगा पता है? -1 के इक्वल आएगा। और अब सवाल यही उठता है आपका कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए? बहुत खतरनाक चीज। x = क्या हो जाएगा? ±-1। अब ऐसा कुछ तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा था बच्चे, ये जो नंबर है ना, इसको हम मैथमेटिक्स में अज्यूम करते हैं आयोटा है। तो कहने का मतलब क्या है? इसका 0 रियल लाइफ में है ही नहीं, रियल नंबर्स में नहीं है। रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 फ्रैक्शंस, इंटीजर्स में नहीं है। इसको हमें लेट करना पड़ा, तो यहाँ पर एक 0 तो आया है प्लस आयोटा, जो कि आपको अभी नहीं डिस्कस करना, अगले साल डिस्कस करना 11th की मैथमेटिक्स में। बट कहने का मतलब क्या था, मैं समझाना क्या चाहता था कि किसी की जितनी डिग्री है उतने 0 होंगे। वो 0 भले ही आप निकाल पाओ, भले ही आप ना निकाल पाओ। अगर आपको आंख बंद करके मैं लिख देता हूं x की पावर 100 कोई पॉलिनोमियल है, उसमें कितने 0 होंगे? आप बोलोगे 100 0 होंगे। मैं बोलूंगा क्या सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो? क्या सारे रियल है? आप बोलोगे सर सारे रियल नंबर हो ना हो लेकिन 100 0 जरूर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए कि भाई नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? किसके इक्वल होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमें करना है। ठीक है बच्चे, इफ 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले टाइप का ही क्वेश्चन आता है, KP निकालना होता है, MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको 0 दे रखा होता है, जैसे देखो आपको दे रखा है 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 2 0 है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आप करोगे क्या? आपको ये चीज पता है कि अगर आप P(2) निकालने वाले हो, कलर में थोड़ा सा सही ले लेता हूँ, P(2) अगर आप निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। K सॉल्व कर लेता हूँ। देखो P(2) 0 मतलब क्या है? यहाँ पर आप 2 रखो, 3 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस K = 0। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? इसको मैं देखो इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस 6 प्लस K = 0। तो यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -18 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? अगला सवाल 5 इज द 0 ऑफ दिस, तो सॉल्व कर लेना। ये आपका होमवर्क सवाल है, चेक करके बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो लिखा हुआ है x = 3 इज द वन ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक और कर देता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो यहां भी वही है कि हमें अगर मैं P(3) निकालूंगा तो आंसर 0 के इक्वल आएगा। काम करता हूं, रख देता हूं, तो 3 का स्क्वायर माइनस है, सॉरी यहां पर -2k 3 -6 = 0। सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 3 का स्क्वायर होता है 9 -2k 3 मतलब 3 2 6k -6 = 0। बोर्ड मास लगाना मतलब मैं कह रहा हूँ पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 - 6 कितना होगा बच्चे? 3 -6k = 0 -6k = -3 माइनस कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू आएगी बच्चे 3/6 जो कि हो जाएगी 1/2। देख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 4 सवाल देखो दे रखा है, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसका लेवल अच्छा है। व्हाट शुड बी एडेड इन दिस इक्वेशन सो दैट 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले देखो मुझे बोल रखा है
ये जो भी पॉलिनोमियल है इसमें 3 डालोगे तो 0 आएगा अगर मैं इसमें कोई एक नंबर ऐड कर देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें एक नंबर ऐड कर देता हूँ मैं k। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि आप इसमें जब एक नंबर कोई ऐड कर देते हो तो आपको इसका आंसर 0 मिलता है। तो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा बच्चे 0। मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k। सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 कितना होगा -6, -6 प्लस 4 कितना होगा -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई बच्चे 2। इसका मतलब ये है कि ये जो भी इक्वेशन है ना, अगर आपको बनाना है 3 0 बन जाए, मतलब इस पॉलिनोमियल में 3 डालने पर आंसर 0 आए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें ना 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि 2 मैंने ऐड कर दिया, तब आपका 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पिछले साल का ही है। वैसे मैं चलो एक काम करता हूँ, इससे भी करवा देता हूँ। लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना, आपने p ऑफ 5 डालना है, p ऑफ 5। तो क्या होगा 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, क्योंकि p ऑफ 5 0 है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर होता है, माइनस, देखो बच्चे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ -5k प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 25 होगा बच्चे 50, 50 माइनस 5k प्लस में 15। सॉल्व करोगे तो बच्चे -5k इज इक्वल टू माइनस का 65 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू आ रही है यहाँ से, k की वैल्यू आ रही है 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक आता है ग्राफिकल मतलब क्या होता है जीरोस का, राइट। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको ग्राफिकली समझाता हूँ, उससे पहले एक काम करता हूँ। ये जो आपके सामने, ध्यान से सुनो, ये पॉलिनोमियल लिखा है, इसका ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ। एक बॉक्स बनाता हूँ आपके सामने। ये देखो भाई आपके सामने, मैं इतना देखो कितना बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ। सही है जो भी है। ये बॉक्स सुनो, यहाँ पर मैं x, अरे यहाँ पर मैं आपके सामने x लिखूंगा, यहाँ पर मैं px लिखूंगा। px मतलब देखो मैं x को इधर प्लॉट करूंगा और px को मैं इधर प्लॉट करूंगा। px मतलब वही y एक्सिस, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ। x की वैल्यू जब 0 लोगे तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। x की वैल्यू 1 लूंगा तो कितना आएगा 3। कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले लेता हूँ। -1 लोगे बच्चे अगर आप, -1, तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1। -2 लोगे x की वैल्यू तो कितना आएगा 0 आएगा। एक काम करो, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। देखो भाई सबसे पहले 0,2, x का 0 y का 2, ये रहा, ये 0,2 है, आई होप सो दिख रहा होगा। 1,3, 1,3 ये रहा। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट है, -1,1, -1,1, -1,1 ये रहा, और एक ये रहा। इसमें मैं एक लाइन बना देता हूं बढ़िया सी। देखो भाई ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन किसकी है x + 2 की। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे,
इस पॉलिनोमियल का जीरो कहां पर है, ये -2 पे है, क्योंकि देखो x की वैल्यू -2 पे जब डालने पर आंसर 0 आ रहा है। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जीरो जो होते हैं ना जिनको आप निकाल सकते हो, ध्यान से सुनो, रियल जीरोस की बात करूंगा क्योंकि मैं रियल ग्राफ बना रहा हूँ, ये जो 2 डायमेंशन में रियल एक्सिस है, x और y रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना वो उसके इक्वल होते हैं जितनी बार वो x एक्सिस को कट करता है। देखो ये वाली जो लाइन है x एक्सिस को एक बार कट कर रही है ना, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल के, 1 0। और एक कॉन्सेप्ट आपको पता था पहले से, इसका 1 0 है और वो क्या है -2। क्लियर? तो ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ रियल जीरोस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था ना आप सारे जीरोस को निकाल पाओ ऐसा जरूरी नहीं है, बट जो रियल जीरोस किसके इक्वल होते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। और एक और चीज बताता हूँ, 10th क्लास में आपके सामने अगर कोई इक्वेशन अभी चैप्टर में लिखूंगा तो उसके जीरोस रियल ही होंगे। रियल का मतलब फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनको आप निकाल सकते हो, ठीक है, रियल नंबर्स ही होंगे, राइट? तो ऐसा परेशान नहीं होना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच इट कट्स एक्स एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक का बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चे आपके सामने क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये जनरल फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, जनरल फॉर्म है। जब भी हम इसके जीरोस निकालते हैं बच्चे तो एक शेप बनती है जिसका नाम होता है पैराबोला। जिसका नाम क्या होता है, पैराबोला। ये पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला यू शेप होती है, देख रहे हो, ये स्माइल है, ये जो स्माइल है ये पैराबोला शेप की होती है, ठीक है, अभी तो देखा था हमने। तो मैं कह रहा हूँ ये पैराबोला ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, डिपेंड करता है किस पे, इस ए पे। ये कोफिशिएंट जो आगे वाला है ये डिसाइड करता है पैराबोला ऐसा बनेगा कि ये ऐसा बनेगा। ध्यान से सुनो, ये पैराबोला कहीं बना सकते हो, जैसे देखो ये पैराबोला देखो बना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है ना, ये दो जगह कट कर रहा है इसको। एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है जो बने तो सही लेकिन एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, उसका मतलब उसके जीरोस रियल नहीं है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चे कि ये पैराबोला यू शेप बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब ये कैसे बनेगी इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, या फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितनी बार करेगा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ध्यान से सुनो बच्चे, एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक्स स्क्वायर -4, इसका ग्राफ चलो मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ बच्चे। वही ये देखो फिर से x, ये हो जाएगा px। सुनो, x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 0 डालता हूँ, एक काम करता हूँ 0, तो ये आएगा -4। x की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 4, 4 - 4 0। मैं काम करता हूँ -2 भी डाल देता हूँ, -2 डालोगे तो भी 0 आएगा। एक काम करो और डाल दो, 1 डाल दो, चलो एक काम करो 1 स्क्वायर -4 हो जाएगा 3। इन पॉइंट्स को चलो प्लॉट करता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0, -4, 0, -4, ये रहा, ठीक। अगला पॉइंट कौन सा है, 2, 0, x का 2, y का 0, -2, 0, ये वाला पॉइंट है। 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, एक मिनट, 1, -3 आएगा बच्चे, पता नहीं कैसे, 1, -3 ये रहा, और मुझे पता ही वाला पॉइंट भी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट देखता हूँ कोई अगर मेरे पास है तरीका, कर्वी लाइन देखते हैं। ओ नहीं, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इनको जब बच्चे कनेक्ट करोगे आप, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसा ग्राफ बनेगा। देख रहे हो आप यू शेप, इस यू शेप को ही पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। सबसे पहले तो फिगर का नाम याद रखना है। और एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पर जो भी ये पॉलिनोमियल था, देखो ये ना एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है ना,
2 बार कट करने का मतलब है इसके दोनों जीरोज रियल है, इसके दोनों जीरोज हैं और दोनों अलग अलग हैं। देखो एक 0 -2 है, एक 0 +2 है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां पर देखो ए की वैल्यू अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो +1 है और +1 0 से बड़ा होता है। तो जब भी ध्यान से सुनो, जो आगे वाला कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा बच्चे, ऊपर वाली शेप का बनेगा। अगर यही इक्वेशन होती -x² + 4 या समथिंग लाइक दिस, तो पैराबोला कैसा बनता, उल्टा बनता। उल्टा मतलब जो भी, ठीक है, ऐसे वाली इक्वेशन बनती। दिख रहा है पैराबोला, दिखा दूंगा अभी आगे। ठीक, जैसे ये देखो, ये वाला पैराबोला कब बनेगा बच्चे, ये वाला पैराबोला बनेगा जब a की वैल्यू, a मतलब जो आगे वाला x² के आगे वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और ये कब बनेगा, जब नेगेटिव है। आपको पता है नेगेटिव ही है, सैड है बेचारा। तो अगर नीचे पैराबोला दिखता है तो उसका मतलब क्या है, वो x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अगर ऐसे स्माइलिंग पैराबोला है तो क्या है, a पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख देता हूँ, x² + 7x + 10। इसका जब भी फिगर बनाएंगे, मतलब इसका जब ग्राफ बनाएंगे, पक्का ऊपर की तरफ बनेगा। एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो मैटर ही नहीं करता, वो तो हम देखेंगे बाद में। बट कहने का मतलब क्या है, ऊपर। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बताओ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। बट मान लो एक मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ कोई भी रैंडम, लेट्स अज्यूम दिस -3x² + 2x - 5, ऐसा कुछ। पक्का कंफर्म है नीचे की डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा इसके जैसा। तो जिंदगी में अगर आपने लेक्चर देख लिया ना, आपका जो डाउनफॉल है, डाउनवर्ड पैराबोला है, वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला में। मतलब ये जो नेगेटिविटी है ए वाली, इसी को तो रिमूव करूंगा मैं। मतलब आपका जो डाउनफॉल है उसको मैं अपवर्ड बना दूंगा, डाउनवर्ड पैराबोला को अपवर्ड बना दूंगा। बस करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो और थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पैराबोला समझिए ना, ए नेगेटिव तो वो, ए पॉजिटिव तो ये। ध्यान से सुनो बच्चे, अभी और भी है बहुत बड़ी खतरनाक चीज है, वो ये है कि यार देखो मैंने बोला ना ए के बेसिस पे पैराबोला ऊपर और नीचे होता है। बट ध्यान से सुनो, आगे भी एक कहानी आती है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो अलग अलग रूट्स होते तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, जैसे ये वाला देखो, ये जब b² - 4ac, जिन्होंने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया होगा, जब वो ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तब देखो 2 बार कट कर रहे हैं। कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, क्लियर। ये देखो, ये है तो पैराबोला, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट बच्चे ध्यान से सुनो, ये एक बार ही टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि इसके दोनों जीरो सेम होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट। जब d 0 हो जाता है और जब d नेगेटिव होता है तो देखो भाई ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने लिख के दिखाता हूं बच्चे। एग्जांपल 1, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था x² - 5x + में 6, ठीक। इसके जीरोज मैंने निकाल लिए थे तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा बच्चे। इसके जीरोज आपने निकाले थे अभी, एक था 3 और एक था 2, ठीक। इसके 2 जीरोज थे बच्चे, बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब इसका कौन सा ग्राफ होगा, ऊपर वाला ग्राफ होगा, ये वाला। एक वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब एक वैल्यू 2 और 3, मतलब ऊपर 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। मैं इसका दिखा देता हूँ, d पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 भी है। d क्या होता है, b² - 4ac। b क्या है, -5 का स्क्वायर, माइनस में 4 × 6 और आपका c ये क्या है 4ca, मैंने कर दिया इसे, कोई बात नहीं, 4ac 4c सेम थिंग है। तो देखो 1 आया, और 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर कोई इसका पैराबोला बनाएगा तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, क्लियर है। चलो मैं एक और इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल 2। मान लो मैं ऐसा कुछ लिख के दिखाता हूँ बच्चे, x² - 4x + 4। आप इसको फैक्टराइज करके देखना बच्चे, इसके जो दोनों जीरोज आने वाले हैं ना, वो दोनों जीरोज आएंगे, एक मिनट, यहाँ पर इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। 2 नहीं, वही सेम इक्वेशन सही है मेरे हिसाब से। हाँ, x = 2 आएगा, दोनों जीरो जब आप निकालोगे तो 2 2 निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे
कि इसके दोनों जीरोस 2 2 हैं, इसका मतलब एक बार टच करके निकल जाएगा। मान लो मैं आपके सामने, और यहाँ पर देखो डी निकाल के देखो, आप डी निकालोगे अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी क्या है? माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है? 1, सी क्या है? 4, देखो डी कितना आ गया? 0। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें भी रियल एंड इक्वल रूट्स है और दोनों रूट्स क्या है? वही है। मान लो मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने बच्चे, तो इसका मतलब डी 0 के इक्वल हो गया। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। सुनो, मान लो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद है अभी अभी हमने निकाला था। अगर यहाँ पर इसके जीरोस निकालोगे तो रियल आ ही नहीं रहे, कोई है ही नहीं। डी निकाल दो सीधा सीधा, तो डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी एक्चुअल में यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है? 1। तो एक काम करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना हो जाएगा? -4, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इसका सेंस क्या है डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, बट मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो सर इस चैप्टर में तो इतना है ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो आप? पढ़ाने का बस एक ही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस थोड़ा बहुत रिकैप किया होगा तो आपको आइडिया होगा, तो मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ। तो इस टाइम पे अगर आप पैराबोला बनाओगे, पैराबोला बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा। सिंपल सी बात याद रखो, पैराबोला ऊपर बनेगा नीचे, ये ए डिसाइड करता है। ए पॉजिटिव तो पैराबोला ऊपर, ए नेगेटिव तो पैराबोला नीचे। अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, उसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। डी ग्रेटर देन 0 है, डी अगर 0 के इक्वल है तो एक बार कट करेगा, और डी अगर नेगेटिव है तो एक बार भी कट नहीं करेगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला एग्जांपल। क्लियर है? डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। तो बस एक बार फिर से यही बोलना चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है? क्योंकि इस पैराबोला से इस पैराबोला में कन्वर्ट होना है। सुनो, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें आपको ग्राफ देख के बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस वही होंगे जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बताना, यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? 1। ये तो पैराबोला ही है। सवाल है मेरा, बताओ इसका ए जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? मतलब ए नेगेटिव है या पॉजिटिव? बोलोगे नेगेटिव है। देखो स्माइल कितनी गंदी आ रही है बेचारे की। ये देखो मैं थोड़ा स्माइल बना भी देता हूँ, दिखा? चलो ठीक है, रुको यार, दोबारा से अपने 1 मिनट। हमारे पास तो एक टूल है, सोच रहे हो कि क्या कलाकारी कर रहे हैं सर। काम करता हूँ, मैं एक स्माइल बना देता हूँ बेचारे की। देख रहे हो बेचारा, उल्टी स्माइल। उल्टी स्माइल मतलब इसका ए नेगेटिव है, ठीक है? इसमें देखो कितने जीरोस है, एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, 3 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। यहाँ तो लिखना ही भूल गया मैं, 2 जीरोस होंगे बच्चे, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोस लिखे मैंने। What will be the number of zeros of polynomial whose graph are parallel to x axis and y axis? चलो बना के देख लेते हैं हम लोग। पहले मैं x axis के पैरेलल, जैसे सुनो भाई, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इन्होंने बोला एक कोई भी एक ग्राफ है, कोई भी एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल उन्होंने मतलब समथिंग लाइक दिस। जब बच्चे x एक्सिस का कोई लाइन पैरेलल होगी तो क्या वो x एक्सिस को कट करेगी? बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। कोई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, उसका जब भी ग्राफ बनता है ना तो एकदम पैरेलल लाइन बनती है x एक्सिस के, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? x एक्सिस। उसके नंबर ऑफ जीरोस 0 होते हैं, मतलब कोई भी उसका 0 एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड आपको बोल रखा है एक लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, वो कहीं भी हो सकती है, मुझे नहीं मतलब। मान लो मैंने यहाँ बना दी y एक्सिस की, कहीं भी पैरेलल बना सकते हो आप, इधर 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 कहीं भी बना सकते हो, लेकिन ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी? एक बार कट करेगी, 1 टाइम। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है? अगला सवाल करते हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the point this the zeros of the polynomial are। तो सबसे पहले देखो, आपको सिंपल ये चेक करना है x एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। चलो मैं काम करता हूँ, ग्राफ के जरिए थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ ये सारे पॉइंट्स को। देखो पहला पॉइंट क्या है? -6,0। -6,0 ये हो जाएगा कहीं,
रफली बना रहा हूँ मैं, -6,0। एक्स में -6 आना था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और वाई में 0 जाना था, तो -6,0। अगला पॉइंट है 0, -30। एक्स में 0, -30 यहाँ कहीं होगा, मैं रफली मान रहा हूँ। अगला है 4, -20, 4, -20, यहाँ कहीं मैं मान लेता हूँ 4 है, -20 यहाँ कहीं मान लेता हूँ। अगला है बच्चे 6, 0, यहाँ कहीं। इसका ग्राफ जब बनाओगे तो वही देखो पैराबोला शेप बन रहा है। ओ पैराबोला शेप ही बन रहा है, यू शेप गंदा बन रहा है, इसको हटा देता हूँ, इसलिए पैराबोला बन रहा है। एक बात बताओ, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, यानी -6 एक 0 है, 1 0 6 है। तो कहने का मतलब सिंपल, आप चाहो तो चेक कर सकते थे y किस किस पॉइंट पे 0 है, वही आपका क्या होता 0 होता। जैसे 6 और -6 आर द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो -6 और 6 किस किस में देखना, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल देखो, असर्शन रीजन आ रखा है। If the graph of a polynomial intersects the axis at exactly 2 points, then the number of zeros of that polynomial is 2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 10th क्लास में सारे जीरोज रियल ही हैं, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो 2 ही जीरो हैं। तो दिस मीन्स असर्शन इज करेक्ट। रीजन देखो लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। रीजन भी सही है। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओगे सेंस बैठ रहा है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है बच्चे, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। आगे करते हैं, देखो लिखा हुआ है, if the graph of a polynomial touches x axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। ठीक है, एक बात बताओ, सही सही एक चीज बताना अभी। अगर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टच करता है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे, तो क्या क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, क्या पता उसकी जीरो सेम हो, डी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन तो गलत हो गया भाई, क्योंकि मैंने बोला ना एक्स एक्सिस को अगर एक बार टच करे तो रियल और इक्वल जीरोज हैं। अगर पता है एक्स एक्सिस को कोई टच भी ना करे तब भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो असर्शन गलत है। रीजन में देखो लिखा है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज, तो रीजन बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज फॉल्स। आई थिंक ऑप्शन नंबर ये डी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया ना क्यों मैं असर्शन गलत है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार भी टच कर रहा है तो उसके रियल और इक्वल जीरोज हैं। आगे का सवाल करते हैं। ओ फिर से ही चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 जीरोज होते हैं, इन 2 जीरोज को निकालना सीखेंगे। ठीक है, 2 जीरोज को निकालना सीखेंगे। वो 2 जीरोज निकलते कैसे हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। फाइंड करने के बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 तरीके हैं सिलेबस में। पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉमन ले लो आप। इस चैप्टर में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कॉमन लेने पे ही हम फोकस करेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एसडी फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, अलग अलग नाम है जो आपने पढ़ रखा होगा। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसको तो चैप्टर नंबर 4 में इससे निकालना सीखेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन है ना, कॉमन ले लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चे, आपके सामने 3 तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है इस चैप्टर में, 3 तरह की। पहला टाइप ध्यान से सुनो बच्चे, अगर आपके पास ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है। इसमें एक चीज आप देख रहे होगे बच्चे, इसमें x की पावर 1 है ही नहीं। जिसमें देखो, मैं अगर इसका जनरल फॉर्म लिखूं तो आपके पास ऐसा कुछ पॉलिनोमियल, 1 मिनट रुको मैं इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा नीचे करके।
मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो आपके पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें ax² और सीधा सीधा क्या आपका c है बच्चे, bx नहीं है। तो इसमें बहुत आसान है इसको करना। इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करो, x² को उस साइड भेजोगे तो 15 हो जाएगा, उधर अगर जाएगा बच्चे तो प्लस माइनस √15। इसका मतलब x की एक वैल्यू हो जाएगी +√15 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -√15। अगर आपके पास सिर्फ x² और एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को उधर भेजना है, रूट लगा देना, प्लस माइनस में 2 रूट्स आ जाएंगे। दूसरा ध्यान से सुनो, दूसरा एक टाइप हो सकता है बच्चे जिसमें आपके पास ऐसा कुछ हो, जैसे मान लो x² माइनस में 8x। इस वाले में आप बोलोगे सर ax² है और bx है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है, c की जो वैल्यू है वो 0 है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। इसको भी करना काफी आसान है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कैसे करोगे सर, यहाँ पर बोलेंगे सिंपल, इसको 0 को इक्वल रखो, x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, x माइनस 8। फिर से वही कॉन्सेप्ट, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो ये 0 होगा, जब x 0 होगा तो x की वैल्यू 0, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है +8। आसान है, ये दोनों तो बड़े आसान होते हैं। तीसरा बच्चे ध्यान से सुनो, जिसमें आपका ax² भी होगा, bx भी होगा और c भी होगा, समथिंग लाइक दिस, x² माइनस 5x प्लस में 6। तो इसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। चैप्टर में सारे क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएंगे, तो इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है वो मैंने आपको भी पीछे बताया था, बाकी करने का तरीका क्या होता है ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, इस कोफिशिएंट को a और c को मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट 1 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, उसके बाद इस 6 का एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा 2 और 3, तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस में 6x, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। इसका मतलब दो फैक्टर्स हो जाएंगे बच्चे, x माइनस 2, x माइनस 3। इन दोनों को 0 के इक्वल रखोगे, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 और इसको x की वैल्यू 3। और आसानी से सिखाता हूँ कि एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा आगे। तो मैंने कहना क्या चाहता हूँ, आपके पास 3 तरह की पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती हैं। ऐसा जिसमें ax² c है, कांस्टेंट नंबर है, तो सिंपल है, नंबर को उधर भेजो, ट्रांसफर करो, कर लो। या तो ax² और bx है तो कॉमन ले क्या हो जाता है, और तीसरे वाले के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है। जैसे देखो, जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन अभी लिख दूंगा तो आप कर लेना, ठीक है। उससे पहले देख लेता हूँ एक चीज़, ठीक है, ये तो मैंने अभी करा दिया था आपको। उससे पहले होमवर्क अभी बाद में लिखता हूँ, उससे पहले ना मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो आपके सामने ऐसा कुछ है, x² माइनस 7x प्लस में 10। आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या सर 10 को वापस एलसीएम लेना पड़ेगा? एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। 10 को ना उसके फैक्टर्स में सोचो, 10 को कैसे कैसे लिख सकते हो, या तो 1 × 10 लिख सकते हो आप। क्या 1 और 10 को 7 बना सकते हो? नहीं। अगला क्या लिख सकते हो बच्चे, 2 × 5 लिख सकते हो, है ना। सिंपल में चेंज करते जा रहा हूँ। क्या 2 और 5 सेम बन सकता है? बिल्कुल, यानी 2 और 5 नंबर हो गया। तो इसको करने का तरीका क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 5x, क्योंकि माइनस का बनाना था, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ पर माइनस 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 5। अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू +2। तो इसका मतलब आप जीरोस निकालना थोड़ा बहुत सीख चुके हो। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका है। और मैं कह क्या रहा हूँ, आप ना सिंपल नंबर्स को चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कोई रैंडम क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर अगर पेयर बनाना होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 2 9 18 होता है। 18 को सोचो कैसे कैसे लिख सकते हो, ये तो आगे का भी क्वेश्चन है। 18 को कैसे कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे सर 1 × 18, 18 और 1 मिलके 3 नहीं बन सकता। 2 × 9, क्या 9 × 3 बन सकता है? नहीं बन सकता। 3 × 6, क्योंकि 18 ही होता है ना, फैक्टर्स में लिख रहा हूँ बस मैं। देखो 6 और 3 मिलके -3 बन सकते हैं, -6 + 3x। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एलसीएम भी लेने की आज से जरूरत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के बाद सिंपल उसको ब्रेक करते जाओ, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे एक और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये वाला तो कर लोगे अभी, इसको क्वेश्चन तो करने की। ये वाला जैसे है, इसमें अगर आपको पेयर से स्प्लिट करने है, जैसे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है पेयर कैसे स्प्लिट करेंगे, क्या 4 × 3 = 12, फिर ऐसे बनाएंगे? नहीं, 4 × 3 = 12,
12 को स्प्लिट करो, 12 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 12, अरे ये तो साफ साफ बन गया, 12 और 1 का पेयर है, 12 माइनस 1 11 होता है। आगे कुछ करते हैं ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर पेयर बनाना है, बनेगा क्या पेयर, 5 1 ज़ा 5, इसलिए तो इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं सकता। मान लो इसमें करना है बच्चे 4 इंटू 1 4, ठीक है 4 है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया। 4 को लिख सकते हो 1 इंटू 4, पहला लिख सकते हो 1 इंटू 4, क्या 1 और 4 मिलके 4 बनेगा, नहीं। 4 को नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 2, क्या 2 इंटू 2 बन रहा है 4, 2 प्लस 2 मतलब 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो तो एलसीएम लेने की भी आज से जरूरत नहीं है, सिंपल ना नंबर्स को फैक्टर्स में लिखो और आपको मिल जाएगा। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत आगे निकल गए थे हम लोग। तो सिंपल सी बात सुनो बच्चे, तो कहने का मतलब क्या है, आप पेयर्स को समझ सकते हो ना पक्का, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। उसके बाद वही हमारा आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो केसेस हैं, ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाले ग्राफ बनेंगे, ए नेगेटिव है तो नीचे वाले ग्राफ बनेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है 0 से बड़ा है तो 2 बार कट करेगा, अगर 0 के इक्वल है तो 1 बार कट करेगा, अगर 0 के छोटा है तो 1 बार भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -5 एंड -3, ये चीज मेरे को बतानी थी, ध्यान से सुनो बच्चे। अगर मैंने आपसे एक ग्राफ बनाया है, ठीक, ये 2 पॉइंट्स हैं, मेरा सवाल है इससे पास करने वाले कितने यू शेप बना सकते हो आप बोलोगे सर मैं ना कितने यू शेप बना सकता हूं, बताओ। आप बोलोगे सर इससे पास होने वाला मैं बहुत सारी यू शेप बना सकता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो, समझ रहे हो। किसी बच्चे बोले नहीं सर मैं ऐसा यू शेप बना रहा हूं, किसी बोला नहीं मैं, अरे यार ऐसा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। कहने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट से बच्चे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ, किसी भी 2 पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कितनी होंगी जिसके जीरोस यही 2 होंगे, बोलोगे इसका मतलब क्या है, पैराबोला जो इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे, और ऐसे कितने पैराबोलाज हैं। अब बोलोगे सर इनफाइनाइट पैराबोला हो सकते हैं, तो आंसर क्या होगा मोर देन 3, क्लियर। अगर मैंने आपसे यही सवाल पूछ लिया बताओ कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस 3 और 2 होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। कितने पॉलिनोमियल होंगे, कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस 1 और -1 होंगे, इनफाइनाइट। कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस मान लो -3 है और -6 है, इनफाइनाइट, क्लियर है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट था ये वाला देखो द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने तो फैक्टराइज कर ही दिया है, मिडिल टर्म स्प्लिट आप खुद कर लेना, तो मैं बता देता हूँ कैसे होगा, चलो मैं कर ही देता हूँ। 2x² 6 और 3 का पेयर मैंने देखा था, -6x + 3x -9, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ 2x, तो क्या बचेगा बच्चे x - 3, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे आप 3 कॉमन ले लो, x - 3, तो यहाँ से एक पेयर बनेगा 2x + 3 और एक पेयर बनेगा x - 3, सीधा बोल देता हूँ x की वैल्यू 3 आएगी, तो 2 ऑप्शन में, और एक आएगा -3/2, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब मैं इस चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए। सुनो भाई, यहाँ पर एक स्लाइड ले लेता हूँ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये वाली ही। सुनो भाई, मैंने आपके सामने बोला कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके 2 जीरोस आते हैं बच्चे, एक अल्फा और एक बीटा, मैं मान के चल रहा हूँ अल्फा बीटा आर द सिंबल्स, इसके 2 जीरोस हैं, एक अल्फा एक बीटा, जैसे 2 - 3, अल्फा बीटा कोई एक नंबर से।
मैंने बोला मुझे ना इस कोफिशिएंट और इसमें रिलेशन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जैसे मान लो मैंने बोला आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। जैसे मैंने आपके सामने भी एक पॉलिनोमियल लिखा था x² माइनस 5x प्लस में 6, इसको आपने फैक्टराइज करके कैसे लिख दिया था, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये जो 3 और 2 क्या थे आपके, अल्फा और बीटा थे। सेम वे इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस में, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में। तो ध्यान से सुनो बच्चे, मैं काम करता हूँ, मैं रिलेशन निकालता हूँ कि अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं पूरी इक्वेशन को एक काम करता हूँ, a से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में b बाई ए एक्स प्लस में c बाई ए से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। इधर सॉल्व करता हूँ, एक बात सुनो, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर होगा, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करूँगा तो x², ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, बोलोगे ठीक है सर। थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, x² प्लस में b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू x², माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। एक काम की बात आप लोग देख रहे हो बच्चे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेयर अगर करूंगा मैं कोफिशिएंट, तो ये किसके बराबर है, b बाई ए के, ये किसके बराबर है, c बाई ए के। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स, वो किसके इक्वल होता है बच्चे, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन ए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। जैसे देखो अगला जो हमारा सवाल है यही है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। आपके सामने एक इक्वेशन है x² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ सकती है, एक आएगी प्लस माइनस रूट 15, अभी हमने सॉल्व किया था। तो अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस रूट 15, मैं ज्यूम कर सकता हूँ अल्फा किसी को, बीटा किसी को। दूसरा रूट हमारे पास हो जाएगा माइनस का रूट 15। मैं ए बी भी लिख देता हूँ आपके सामने। एक बात सुनो, यहाँ पर a तो 1 है आपका कोफिशिएंट x² वाला, b आपका कितना बच्चे 0 है, और c किसके बराबर है, माइनस 15 साइन के साथ। एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा करो, सॉरी अल्फा प्लस बीटा में लिखता हूँ एक बार। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा आपका प्लस रूट 15 था, बीटा क्या था माइनस रूट 15, कट पिटा के क्या हो गया 0। एक चीज चेक कर लो आप, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा में करता हूं एक बार, अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 15 के इक्वल, जो कि क्या आ रहा है सी अपॉन ए। देखो सी की वैल्यू माइनस 15 थी, ए की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब वेरीफाइड। तो आपको पेपर में ऐसे वेरीफाई करने के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये ब्रेक करके खुद से सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। सुनो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे और क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है हमारे, राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है। एक बात सुनो, आप साफ साफ देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, कहां कहां पर, एक यहां पर एक यहां पर, तो इसके दो जीरोज हो जाएंगे, एक जीरो हो जाएगा 0 और एक जीरो हो जाएगा 5, ये दो जीरोज हो जाएंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट ये वाली है बच्चे, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। एक बात बताओ, टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं ध्यान से सुनो, टाइम की वैल्यू क्या है जब मैक्सिमम हाइट आ रहा है, तो बोलोगे 5/2। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 5/2 पुट करना पड़ेगा। तो h कितना आ जाएगा, h विल बी इक्वल टू 25 इंटू 5/2 माइनस 5, t कितना है 5/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेता हूं, ये आएगा 125/2 माइनस 125/4, जो कि आंसर आ रहा है बच्चे 125/4 मीटर। तो ये आपका आंसर, मैंने यहाँ पर ये सेकंड वाला आंसर है, ये सेकंड का आंसर है।
थर्ड क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। इसका मतलब 30 मीटर कब पहुंचेगी टाइम की वैल्यू, तो टाइम निकालना है, आपको हाइट दे रखा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं थर्ड का ए पार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, थर्ड का ए पार्ट कर देता हूँ। सुनो, आपको दे रखा है हाइट की वैल्यू 30 मीटर कब होगी। आप बोलोगे सर हाइट तो हमें दे रखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5t माइनस में 5t स्क्वायर, यही था क्या, तो मैं चेक कर देता हूँ। अरे नहीं यार 25t था। एक और चीज ये देख रहे हो, इसमें a की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए पैराबोला नीचे की तरफ बना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 30, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप बोलोगे 30 मीटर इज इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर, सॉरी 25t माइनस 5t स्क्वायर। इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस में 30 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, t की वैल्यू जब 2 सेकेंड होगी तब भी ये 30 मीटर पे होगी, और t की वैल्यू जब 3 सेकेंड होगी तब भी किस पे होगी, 30 मीटर पे। आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा कैसे, दो टाइम पे एक हाइट कैसे, मैं बताता हूँ समझाता हूँ। देखो उधर समथिंग लाइक हियर, ये 2 मीटर है मान लो, ये 2 सेकेंड है मैं मान लेता हूँ, ये आपका 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड पे ये वैल्यू, ये भी किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर। बॉल ऊपर जाएगी, ये देखो ये कितना टाइम है, 3 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है ना बॉल ऊपर जाएगी तो एक बार 30 मीटर 2 सेकेंड पे रहेगी, फिर वापस आएगी तो 3 सेकेंड पे भी वापस से किस पे हो जाएगी, 35 लिखा 3 सेकेंड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आंसर्स हमने निकाल लिए। आपसे पेपर में सवाल और भी हो सकता था कि मान लो हाइट की टाइम की वैल्यू बताओ, जब 50 मीटर था तो 50 रख के इक्वेशन बनानी थी, उसी को फैक्टराइज करना था। नेक्स्ट, फाइंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। वही सेम क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। बी पार्ट जो है थर्ड का, उसमें दे रखा है हाइट की वैल्यू 20 मीटर है। हाइट की वैल्यू 20 मीटर होने का मतलब क्या है, जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 4, फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 1 बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, तो चेक कर लेना, 1 और 4 सेकेंड आंसर आना चाहिए, ठीक। अगला सवाल करते हैं, एक है डॉल्फिन। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम डॉल्फिन जंप्स आउट। इसका भी पैराबोला उल्टा ही बनेगा। कैसे बनेगा उल्टा, क्योंकि देख रहे हो ना 16 नेगेटिव का है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। इट साइट अवर वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय दिस। मैं इक्वेशन यहाँ बड़ी बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 20t माइनस में 16t स्क्वायर। सवाल है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये वाली इक्वेशन के पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो एक काम करो, pt को 0 रख दो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, हाँ यही बनेगी, 20t माइनस 16t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक काम करो, माइनस 16t को पहले लिख दो, प्लस 20t इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो जितना मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो मैक्सिमम कॉमन ले लो। -4 कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा 4t प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। एक तो बच्चे आपके सामने आएगा, ध्यान से सुनो, एक तो आपके सामने -4 भी कॉमन लिया था ना मैंने, इधर भी माइनस आना चाहिए गाइस, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया था ना, तभी तो देखो माइनस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब देखो 2 जीरोज आ रहे हैं, या तो ये 0 होगा, -4t को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 0 सेकेंड, या फिर ये वाला नंबर 0 होगा। जब इस नंबर को 0 के इक्वल आप रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/4 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये जो भी ग्राफ है इसके 2 जीरोज हैं, एक 0 है मतलब 0 पे इंटरसेक्ट करेगा और 5/4 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मैंने निकाल दिया।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट पीटी। अब देखो ध्यान से, आपको यही पैराबोला ही बन रहा है, सब में पैराबोला बन रहा है। पहली बात तो पैराबोला नीचे बनेगा क्योंकि देख रहे हैं ना माइनस है साइन, टी स्क्वायर नेगेटिव का है, तो ये होगा या तो ये हो सकता है। आपको देखना है जीरो, या तो जीरो पे जीरो आ रहा है तो 5/4 पे। एक चीज चेक करो, ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना, टी की वैल्यू 5/4 पे देखो जीरो है और टी की वैल्यू 0 पे 0 है, इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया पैराबोला ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो नीचे होगा। उसके बाद मैंने करेक्ट जीरोस देखे, 5/4 पे वैल्यू 0 आ रही है और 0 पे 0 आ रही है। इसका मतलब पता है क्या है, डॉल्फिन ने जंप मारा तो 0 सेकंड पे वो बिल्कुल 0 पे रहेगी, फिर जंप मार के टाइम बढ़ेगा 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 ऊपर हाइट तक जाएगी। उसके बाद जब टाइम की वैल्यू 5/4 सेकंड हो जाएगी, 5/4 सेकंड का मतलब पता है कितना, 1.25 सेकंड, वो वापस से वहीं पर आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h एट t इज इक्वल टू 3। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपने, जो इक्वेशन दिख रही है ना ये वाली, इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 3/2 रखो और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल दो। आप लोग समझदार बच्चे हो। उसके बाद एक सवाल है बढ़िया सा, जो मेरे को लगता है कि ना ये वाला सवाल ना बढ़िया सवाल है, मैं बताता हूँ क्यों। ये सवाल थोड़ा 11th क्लास की फिजिक्स से रिलेट होता है। एक आप मोशन पढ़ोगे 11th क्लास में, जिसमें ना रेंज की बात होती है। ठीक, कि जैसे देखो इस डॉल्फिन ने यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस बताना है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, मैं फोर्थ वाला पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड का बी पार्ट कर रहा हूँ, ए पार्ट आप कर सकते हो। अच्छे हैं सीबीएसई वाले भी, अच्छा क्वेश्चन देते हैं। आपको डिस्टेंस निकालना है कि डॉल्फिन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया। एक चीज़ याद रखना, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो आपको बोल रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा बच्चे, एक बात सुनो, टाइम कितना लगा 5/4 सेकेंड वापस आने में, तो 20 इंटू 5/4 अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, ये जो डॉल्फिन है ना बच्चे, ये सिर्फ 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक की उसने छलांग मारी है। अच्छा सवाल था ये वाला। ठीक है, आगे करते हैं। मैंने जगह भी छोड़ रखी थी, ये वाला भी सवाल मैं कह रहा था ना, केस बेस्ड स्टडी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से तो आती है। मधुमक्खी का छत्ता भी देखो पैराबोला शेप ही दिख रहा है। सवाल है मेरा, एक बात बताओ, ये जो पैराबोला है इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, बोलोगे पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक है, ओहो पैराबोला बना के भी दिया इन्होंने, जीरोस भी दे रखे हैं। इसके जीरोस क्या क्या होंगे, देखो एक 7 है, एक 0 और एक -7। अरे बेकार सा सवाल, मुझे लगा अच्छा सवाल होगा यार, छोड़ो सीधा सवाल पे आते हैं। ओ सवाल कहाँ है, इतने सारे एम्प्टी पेज आ गए थे, मैं वही सोच रहा हूँ मेरा सवाल कहाँ गया। डिलीट कर देता हूँ अपनी फालतू पेजेस। देखो सवाल ही गायब कर दिया इन्होंने। सुनो सवाल क्या है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितना वाहियात सवाल है। बोलोगे 2 जीरोस है और वो -7 और 7 है। राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वाह गुड क्वेश्चन। इतना बेकार, मतलब वो इसके पहला वाला जो डॉल्फिन वाला सवाल था वो मुझे अच्छा लगा, उसके पहले वाला भी सवाल अच्छा लगा, ये वाला सवाल पसंद नहीं आया मुझे, इतना इजी सा सवाल। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and -3 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी। ये भी थोड़ा अच्छा सा है, थर्ड पार्ट अच्छा है, ऊपर वाले तो ऐसे ही थे। देखो आपको दे रखा है जो इक्वेशन दे रखी है x² प्लस, इसको मैं लिख लेता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा, क्या लिखा हुआ है x² प्लस a+1 x प्लस b। इसके 2 जीरोज हैं बच्चे, कितने जीरोज है, 2, एक है 2 और एक है -3। 2 है और क्या है -3। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप 2 और -3 पुट करके इक्वेशन बनाओ a और b को, फिर एलिमिनेट करो, या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, आप ना सीधा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा सकते हो। अभी मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस -3 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, a+1, ये जो पूरा रखा हुआ है, अपॉन में 1। सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस -3 कितना होगा बच्चे, -1 इज इक्वल टू -a+1। a की वैल्यू सीधा सीधा आ रही है 0, क्योंकि पता ना ये +1 उधर जाएगा तो -1, a की वैल्यू 0 आ रही है।
दूसरा आपको पता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अल्फा 2 है, बीटा -3 है, इज इक्वल टू सी क्या है, सी की जगह बी आएगा क्योंकि ये पूरा कोफिशिएंट है ना सी, ठीक है, अपॉन में 1, तो सॉल्व करोगे तो -6 आ जाएगा बी की वैल्यू। सवाल खत्म, ठीक है, यानी ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू -6 है। तो ये अच्छा सा सवाल था, ठीक ठीक, इतना भी अच्छा नहीं था। ये वाला थोड़ा अच्छा कह सकता हूँ मैं, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 144 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये बढ़िया सवाल है, अभी देखना मजा आएगा इसमें। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। देखो बच्चे, आपको दे क्या रखा है, आपके सामने इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ठीक है बच्चे, बोलोगे ठीक है सर। आपको दे रखा था दोनों के जो रूट्स का डिफरेंस का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर ये आपको दे रखा है किसके इक्वल, ध्यान से सुनना, 144 के इक्वल। एक बात सुनो, अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की तो किसके इक्वल आ जाएगा, -b अपॉन ए, जो कि हो जाएगा माइनस का p, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, जो कि हो जाएगा 45। कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। एक बात सुनो बच्चे, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता तो होता क्या है, अगर मैं यहां पर एक बार सॉल्व करके देखूं तो ध्यान से सुनो, तसल्ली से देखना। अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। प्रॉब्लम ये है कि अल्फा माइनस बीटा में मुझे रिलेशन नहीं पता, इसलिए मुझे अल्फा प्लस बीटा में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक काम करो उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करो और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और एक और 2 अल्फा बीटा हमारा पहले से था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। बस क्वेश्चन खत्म। आप बोलोगे क्या सर, यहां पर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाला क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस का पी स्क्वायर 4 अल्फा बीटा कितना निकाला है 45 इज इक्वल टू 144 पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 144। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324, यानी पी की वैल्यू आ गई बच्चे ±18। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा लगा मुझे। कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर आपने क्या किया बच्चे, ये अभी मैं रिलेशन बताऊंगा कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। ये वाला द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द ग्राफ। आपको पता है 2 जीरोज होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे देखो अल्फा बीटा पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। जैसे अभी मैं करवा रहा था तो ना यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है आपको। अगर आपसे कोई बोलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताने का तरीका है सिंपल से याद रखना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें पता रहता है, अल्फा बीटा पता रहता है। अगर आपसे कोई बोलेगा ये बताओ 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बच्चे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर आपसे ऐसा कुछ पूछता है कोई 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो सिंपल एलसीएम क्या आएगा बच्चे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो हमने अभी यूज किया, मतलब जो अभी हमने इसका निकाल रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। या फिर एक और रिजल्ट अभी मैंने आपको करवाया था, याद है वो रिजल्ट क्या करवाया था मैंने। अगर कोई बोलेगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बताओ, तो ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। पेपर में जो फेमस है वो स्टार्टिंग के 3 है, 1 2 3। तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन करना है बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, पहला वाला, बाकी सारे आपके होमवर्क हैं। जैसे पहले वाले में क्या निकालना है आपने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला है किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए।
-2 सी अपॉन ए, वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पर वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो -b अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा, -5/5 का स्क्वायर, प्लस में सॉरी माइनस में 2, सी क्या है 1 अपॉन में 5, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चे 1 - 2/5, जो कि आंसर हो जाएगा आपका 3/5। आगे करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s² एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई करना रिलेशन वही अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो होता है b - b अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए के इक्वल होता है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus 1 beta plus 1 is equal to 0, find the value of c। ये भी अच्छा सवाल है। देखो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो बच्चे ये लिखा हुआ है x², इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -px -p प्लस में c। इसका मतलब कॉन्स्टेंट नंबर ये है, b ये है, a ये है, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर कलर में चेंज करके लिख देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे -b अपॉन ए। -b का मतलब क्या हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस और 1 ही है। अल्फा इंटू बीटा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन ए, और c अपॉन ए क्या है -p प्लस c अपॉन 1। अब देखो जहां जरूरत पड़ेगी मैं यूज करूंगा। जैसे पहला वाला देखो सवाल क्या है, आपको सॉल्व क्या करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाल लिया, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, -p प्लस c, अल्फा प्लस बीटा की जगह p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, p से p कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, एक बार इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, x² माइनस के प्लस 6 प्लस 2 इंटू टेक 2k माइनस 1, फाइंड द केस सच दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब आपको दे रखा है कि जो सम ऑफ जीरोस है, हाफ अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है, हाफ अल्फा बीटा के इक्वल है। ये आपको गिवन है, कुछ नहीं करना भाई, बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं यहाँ पर साइड में लिख भी देता हूँ, फिर आप खुद सॉल्व कर लेना। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए हो जाएगा k प्लस 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ और a की वैल्यू 1 है। मैं बोलूँगा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, बोलोगे c अपॉन ए, c ये रहा पूरा का पूरा 2 इंटू 2k माइनस 1। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चे तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 हो जाएगा। k की वैल्यू सॉल्व करोगे बच्चे तो 7 आ रही है, चेक कर लेना। ठीक है, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट बता दो, जब भी ना रेसिप्रोकल की बात करी जाएगी तो ना अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, तो पता है प्रोडक्ट लगाओगे, जब भी रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर बोलूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो किसके इक्वल आता है c अपॉन ए के, यही कॉन्सेप्ट है हमारा, अल्फा अल्फा कैंसिल, एक आता है c क्या है आपका c, यानी 1 किसके इक्वल आ जाएगा c अपॉन ए, c क्या है आपका माइनस का k माइनस 2 अपॉन में 6, c अपॉन ए होता है ना। सॉल्व करोगे अगर यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चे 6 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 2, तो ये उधर जाएगा तो -6। ठीक है, k माइनस 2 इज इक्वल टू -6, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे -4। अगला पता है एक ऐसा ही सवाल आ सकता है बच्चे नेगेटिव, कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, बोलोगे सम कर दो क्योंकि जीरो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सम करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, ये किसके इक्वल होगा -b अपॉन ए के इक्वल होगा, तो 0 इज इक्वल टू -b अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -b अपॉन ए
माइनस, ओके सवाल ही खत्म हो गया भाई। तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी आपको रेसिप्रोकल बोला जाएगा तो प्रोडक्ट का लगाना है, और जब भी नेगेटिव बोला जाएगा तब भी क्या लगाना है, तब आपको क्या लगाना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। अगला सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल गिवन है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, मैं सीधा लिख देता हूँ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल गिवन है, सी अपॉन ए के इक्वल गिवन है। ए कैंसिल, माइनस बी की जगह हो जाएगा बच्चे 30, सी की जगह क्या हो जाएगा, सी की जगह हो जाएगा 45 के, माइनस माइनस प्लस के की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 45। सॉल्व करेगा अगर कोई तो बच्चे मिलेगा आंसर 2/3, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल इजी सा सवाल है, अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। सॉल्व कर लेना, देख लो एक बार सवाल देख लो, शायद ब्लर हुआ था तो एक बार इस सवाल देख लो, हो जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, होमवर्क, कुछ नहीं करना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, बस वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सवाल भी होमवर्क, जैसे मान लो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ इसको, फिर आप बाकी सॉल्व कर लेना। जैसे देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे, बोलोगे सर वही एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा पक्का, वेरी गुड। आगे करते हैं, अल्फा बीटा, इसको आपको पता है अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ऊपर वाले को आप फर्दर और लिख सकते हो कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा, सबकी वैल्यू पता है, ये माइनस बी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए होता है, ये क्या होता है सी अपॉन ए। किसी बच्चे ने ना मुझे एक क्लास में क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा था कि सर एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ना फैक्टराइज करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, अल्फा और बीटा निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हो आप, वो भी तरीका कर सकते हो, बट ना कभी कभी इक्वेशन को फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी आप चाहो तो अल्फा बीटा निकाल के भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे इसके अगर मैं इसका एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता है फैक्टराइज हो जाए। अगर मुझसे कोई बोलेगा देखते हैं 2x माइनस एक्स माइनस 2, तो फैक्टराइज कर लो, ये भी तरीका सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है x की वैल्यू 1 आ रही है और -2, इसका मतलब अल्फा आपका क्या है 1, बीटा क्या है -2। तो ध्यान से सुनो बच्चे, अगर किसी बच्चे को ये नहीं करना है और इक्वेशन फैक्टराइज हो रही है तो ऑप्शन है इसको इग्नोर मारो। आप सीधा क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 1, बीटा की वैल्यू क्या निकाली है -2 प्लस -2 अपॉन 1, तो सॉल्व करोगे तो -1/2 -2 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके 2 आएगा, -1 -4, इसका मतलब -5/2। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्फा बीटा अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में भी फैक्टराइज कर लो, अगर मन नहीं कर रहा तो अल्फा बीटा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है कि यार अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सिंपल अल्फा बीटा निकालो, वैल्यू पुट कर दो। जैसे वाला क्वेश्चन था, वाला तो ठीक था, ये वाला नहीं, कोई और, जैसे और तो कहीं नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा निकालो, सॉल्व कर लो। जैसे मान लो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल तुमने कर लिया, हाँ ये वाला सवाल देखो, जैसे इसमें जैसे अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये है इसका, एक तरीका तो ये है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b अपॉन ए डिवाइड बाय c अपॉन ए, यही हो जाएगा। एक तरीका यही हो जाएगा, -b/a c/a कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आएगा -b अपॉन c। तो यहाँ से मैं अगर मैं सॉल्व करूँगा तो -b की जगह हो जाएगा बच्चे 3, c की जगह हो जाएगा -7, तो आंसर आपका क्या आ गया 3/7। देखा,
कोई बच्चा अगर बोलता नहीं सर मुझे ये बहुत फालतू लग रहा है, वैसे तो ये आसान है, तो आप क्या करो, अल्फा बीटा निकालो। 7 5 35, 35 के पेयर्स देखने पड़ेंगे कि 35 को आप कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 35, बट 3 नहीं बने, मतलब 3 नहीं बनेगा, 3 बनाना है, 2 से आएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 इंटू 7 बनता है, नहीं जाएगा, 5 इंटू 7, उसके बाद 7 इंटू 5, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसके रूट्स को ऐसे निकालना, इस वजह से अल्फा बीटा रोल प्ले करता है, ठीक है। बट कोई इक्वेशन अगर आपको ऐसी दिखती है जिसमें आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो तो डू इट, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल देखो, चलो तो रिपीटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। बता सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा होगा, कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, जो कि हो जाएगा 5/4, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, जो कि होगा -6/4। ठीक, आपको बोला गया बच्चे कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स रूट्स पता है क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। आपको ना p और q निकालना है। एक बात बताओ, रिलेशनशिप पता है ना, अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करूंगा मैं, क्योंकि इसके दो रूट्स वही हैं, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस का p/1 के इक्वल। सवाल आ रहा है ये अल्फा बीटा कहां से मिलेंगे, देखो मैंने निकाल रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला था अभी बताओ, 5/4, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/4 इज इक्वल टू -p। सॉल्व करोगे, ओ सॉरी गलती, यहाँ पर 2 आएगा, इसका मतलब p की वैल्यू आ रही है -5/2, p की वैल्यू आ रही है -5/2। सिमिलरली ओ p तो निकालना था, मैं q क्यों निकाल रहा था, q भी निकाल सकते हो, अगर मान लो पेपर में q आता है तो q कैसे निकालोगे, q भी बता देता हूँ q कैसे निकालोगे। q निकालने के लिए क्या होता, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू c/a होगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, जो कि हो जाएगा किसके इक्वल, q के इक्वल 4, अल्फा बीटा मैंने निकाला था 6/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब q भी निकल जाता, बट हमें तो वही निकालना था, तो p की वैल्यू -5/2 आ गई। अगली चीज देखो बच्चे, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। एक तरीका तो वही है, अल्फा बीटा निकालो, सॉल्व करो, जैसे इसको फैक्टराइज करना आसान है, क्योंकि ना इसको फैक्टराइज अगर आप करोगे बच्चे तो इसके पेयर्स बता देता हूँ, क्योंकि 30 के ना 3 और 10 पेयर बन जाएगा ना, 3 और 10 तो इसका एक पेयर बनेगा -10x -3x माइनस में 10, कॉमन लेंगे अगर हम यहाँ से बच्चे x, तो यहाँ पर बचेगा 3x -10, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से कॉमन, एक मिनट, इसको भी फैक्टराइज करना भाई मुश्किल ही है, इसका पेयर 13 वो 10 और 3 नहीं बनेगा, इसका पेयर कुछ और बनेगा, एक बार चेक कर लेना, अगर मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा, बट मैं सीधा उसी से करके दिखाता हूँ इक्वेशन से। आपको ये निकालना था 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, क्योंकि देखो यार अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ उसे तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, मैं नहीं चाहता, मैं सीधा इसी तरीके से कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3, ओके 3 अल्फा 3 बीटा कितना हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, इसको इससे करोगे तो 3 अल्फा, इसको इससे करोगे तो 3 बीटा प्लस में 1। एक बार तो 9 अल्फा बीटा तो मुझे पता है इक्वेशन से, अल्फा बीटा c/a होता है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ c/a, जो कि हो जाएगा माइनस का 10/3, ठीक है, प्लस में 3 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू -10/3 प्लस में अल्फा बीटा क्या होगा b/a, माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 3 प्लस में 1, तो ये 3 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 13 प्लस में 1, तो ये आंसर आ रहा है बच्चे माइनस का 16, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है फैक्टराइज करके आसान पड़ेगा तो फैक्टराइज भी आप कर सकते हो। अगला सवाल करते हैं, अब सुनो,
लास्ट पार्ट आता है फॉर्मिंग इक्वेशन, जब आपको अल्फा बीटा या सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होता है। तो ध्यान से सुनो बच्चे, इक्वेशन अगर आपको बनानी तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा हैशटैग एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस जो भी रूट्स है, लेट्स अज्यूम करता हूँ अल्फा बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे फॉर्म करने की इक्वेशन जिसके रूट्स है -√3 और 3। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट बोल देता हूँ। क्या होगा सम ऑफ रूट, अगर आप सॉल्व करोगे बच्चे तो -√3 प्लस √3 0 के इक्वल होगा, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल। मल्टीप्लाई कर लेना। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स क्या है 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई बच्चे, एक्स स्क्वायर -3। सिंपल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, आप सबसे पहले इस पे फोकस करो। अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो साइड में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कैसे मिलेगी वो हम साइड में देखेंगे। सबसे पहले देखो, आपको इक्वेशन बनानी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही होगा ना। सवाल आपका ये आएगा सर ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। एक तो तरीका है कि इसको फैक्टराइज करो, अल्फा बीटा निकाल दो, या फिर वही तरीका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा। तो मैं काम करता हूँ, पहले इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है फैक्टराइज करना इसको आसान है। अल्फा बीटा इसको फैक्टराइज कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता रहे कि वो भी तरीका है। ये होगा बच्चे -6x प्लस x प्लस 1। फैक्टराइज करना है इसको भी यार। इसके रूट्स क्या बनेंगे 2 और 3 6x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3x प्लस 1, हाँ ये बनेंगे फैक्टर्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कितना कॉमन आएगा 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1। एक मिनट भाई, ऐसे कैसे 3x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा। आप लोग भी ना, मतलब मैं गलत कर रहा था, 3x माइनस 1। इसका मतलब अगर आप सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पर एक जो रूट आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक रूट आ रहा है, x की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे। एक रूट आ रहा है आपका 1/2 और एक रूट आ रहा है 1/3। अल्फा बीटा मिल गया, पुट कर दो। बच्चों को लग सकता है सर बहुत लेंदी है ना, तो कर देना। या दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा और प्लस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सवाल यही है, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा कहाँ से मिलेंगे, वो इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। -b/a का मतलब क्या है, माइनस b क्या है -5/6, तो इसका मतलब 5/6। और अल्फा बीटा जहाँ पर है वहाँ पर c/a, c/a का मतलब क्या है 1/6। तो कहने का मतलब क्या है, या तो एक तरीका ये है कि आप 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कर लो, या तो देखो इस वाले तरीके से अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल दिया है उधर साइड में, वैल्यू पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/5 एंड -1/5। तो भी आपका होमवर्क है, अल्फा बीटा आपको गिवन है, आप सॉल्व कर सकते हो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। सम दे रखा है आपकी बार, इसका मतलब पता है ये जो -3 है ना, ये सीधा डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और अल्फा बीटा क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं सीधा, इसी मतलब टाइम नहीं लग रहा है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस में सम ऑफ रूट x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले फॉर्मूला लिखोगे पेपर में, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ द जीरोज इज 2। ये देखो बच्चे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 8 और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 2,
थोड़ा लीनियर इक्वेशन का यूज हो रहा है। तो एक बात सुनो, कट हो जाएगा, ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन को। 2 विल अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 5, तो बीटा कितना हो जाएगा 3। ये अल्फा बीटा निकलते ही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा वही 8, तो सॉरी माइनस का 8x, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 5 3 का 15। अच्छा सवाल था ना। इसमें बस लीनियर इक्वेशन का थोड़ा बहुत यूज हुआ है जितना आपको शायद आता है। अगला सवाल देखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मैंने बोला ना एक तरीका तो अल्फा बीटा निकाल लो, थोड़ा ब्लर हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट देख लेते हैं। सुनो भाई, एक रूट तो आपके पास है अल्फा स्क्वायर और मतलब अल्फा बीटा, तो एक काम करता हूं मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। एक तरीका तो मेरे पास ये है, ठीक, तो इसके जो रूट्स होंगे 3 और क्या बनेंगे 5 और 2, 5x माइनस में 2x प्लस में 10, तो यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 5, दिस मीन्स x की वैल्यू 2 और 5। ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा। आपको इक्वेशन बनानी थी किससे, एक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यार आसान है इसको निकालना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, बीटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 29x प्लस 4 इंटू 25 ये हो जाएगा 100। ये देखो इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस में 100। और दूसरा तरीका आपको पता ही है यार, इस वाले में दूसरा तरीका शायद कॉम्प्लिकेटेड लग सकता था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपको दे रखा हो कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, दूसरा एक ऐसी इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट्स समथिंग एल्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो एक तरीका कि आप ना अल्फा बीटा निकाल लो अगर पॉसिबल हो। अगर नहीं पॉसिबल है फिर तो आपको ही अल्फा प्लस बीटा के रिलेशन से ही करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग तो ये वही था। तो भाई इसी के साथ आई होप सो आज की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सारे क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस कर लेना एक बार फिर से अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, डिस्क्रिप्शन लिंक में नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और भाई ये तो भाई हमारा गोगी खुश है, आई होप सो आप भी हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स और बने रहिए हमारे साथ।